हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो पर। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं इन्वेस्टिगेटर का जो एग्जाम है आपका, जो दिसंबर में होने वाला है, उसके रिलेटेड जो आपका हमारा एक कैलकुलेशन पोर्शन दे रखा है उसके अंतर्गत। और उसके अंतर्गत मैंने लॉग, कैलकुलस, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी ये वाले जो टॉपिक थे वो तो पढ़ा दिए थे, लेकिन हमारा एक छोटा सा टॉपिक था और वह मैंने उस टाइम इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि उस टाइम पे कई स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें यही नहीं पता था कंटिन्यूटी क्या है, डिफरेंशियबिलिटी क्या है। तो इसलिए मैंने उस टॉपिक को छोड़ा था और आपको टाइम दिया था कि आप आराम से पढ़िए, फिर मैं वो टॉपिक करवाऊंगा। तो अब बिल्कुल आज वो समय आ चुका है और उस टॉपिक को मैं करवाने जा रहा हूं। तो आप सबसे पहले, जानने से पहले, उस टॉपिक का कोई अगर सजेशन हो, किसी को लगता हो कि हाँ ये टॉपिक मेरा रह गया था, तो आप कमेंट करिए, वरना मैं आपके सामने उसका राज खोलता हूं। तो बिल्कुल दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है रोलेस थ्योरम। क्या नाम है दोस्तों? रोलेस थ्योरम। और आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है रोलेस थ्योरम एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इन दोनों को ज्योमेट्रिकली और आपका जो है ज्योमेट्रिकली के साथ साथ आपको कौन सा इसका पोर्शन भी पढ़ना है, फिजिकल जो पोर्शन दे रखा है आपके, वो भी पढ़ना है। तो बिल्कुल मैं दोस्तों आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की कहानी को। तो सबसे पहले आप टॉपिक डाल दीजिए अब, लैग्रांजेस थ्योरम, सॉरी रोलेस थ्योरम पहले, फिर हम करेंगे लैग्रांजेस थ्योरम को। तो रोलेस थ्योरम को समझने से पहले हमें यहाँ पर कुछ इसकी थ्योरी जो है, इसका जो मतलब स्टेटमेंट है इस थ्योरम का, वो आपको लिखना होगा। वो मैं इंग्लिश में बोलूँगा और आप चाहते हैं तो मैं हिंदी में समझा दूंगा, ठीक है। लिखेंगे इंग्लिश में ही क्योंकि इंग्लिश लिखना थोड़ा सा यहाँ पर ठीक रहता है हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए, आप लिख लीजिए, इफ अ फंक्शन एफ, कोई फंक्शन है एफ, डिफाइंड ऑन क्लोज ब्रैकेट ए बी, ये क्लोज और ओपन ब्रैकेट क्या होते हैं मैंने पूरी डिटेल में समझा रखा है, इज सच दैट इट इज R1, यानी कि रोलेस थ्योरम का जो पहला स्टेटमेंट है, पहली जो कंडीशन है वो होगा कि कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी। मैं बताऊंगा ये क्या लिख रहा हूं, ठीक है, आप अभी स्टेटमेंट केवल लिखते रहिए। R2 है डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। और R3 कंडीशन जो है वो कहती है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है। अगर ये तीन कंडीशन है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक बिंदु या एक पॉइंट सी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी, सच दैट, इस प्रकार से कि सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट सर? हाँ बिल्कुल साहब, यही स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट कहता है, हिंदी में सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा, कि एक फंक्शन है एफ, एक फंक्शन है एफ जो डिफाइंड होता है क्लोज इंटरवल ए से बी। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है जो जिस पे दे रखा है ना, ए और बी पे क्लोज इंटरवल है, तो ए और बी भी उसमें इंक्लूड है, ऐसा ये कहना चाहता है। तो ए और बी इज सच दैट, इस प्रकार से कि कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, जो फंक्शन है वो इस प्रकार है ए बी में डिफाइंड कि क्लोज इंटरवल ए से बी में, यानी ए बिंदु पर भी और बी बिंदु पर भी और इन दोनों के बीच में आने वाले बिंदुओं पर भी वह फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये पहली R1 है, ठीक है, कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि वह फंक्शन ओपन इंटरवल में, यानी ए और बी जो उसके फाइनल बिंदु है, अंतिम बिंदु है, उनको छोड़ करके उसके बीच में
वह अगर डिफरेंशिएबल है, उन पे भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर उनके नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है, उनके बीच में होना जरूरी है। क्या? डिफरेंशिएबल, अवकलनीय होना चाहिए। और जो आपका ए और बी जिस पर ये फंक्शन डिफाइंड है, उन दोनों अंतिम बिंदुओं पर उस फंक्शन की वैल्यू जो होगी वह क्या होनी चाहिए, उस वैल्यू का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए उस फंक्शन का मान। ये कहना चाहता है। और अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ए और बी के बीच में कम से कम एटलीस्ट एक बिंदु सी होगा ऐसा जो ए बी में बिलोंग कर रहा होगा, वो भी ओपन इंटरवल में, मतलब फाइनल बिंदु नहीं होंगे, वो बीच में कोई बिंदु होगा जहां पर उस फंक्शन का उस बिंदु पर अगर डिफरेंशिएशन किए जाता है, एफ डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो अगर डिफरेंशिएशन किया जाता है तो वह 0 आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसको हम प्रूव करना सीखेंगे, ये कैसे होती है, फिर इसका जो क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं बताऊंगा। और ये रोलेज थ्योरम जो है दोस्तों, ये रोले नाम का एक वैज्ञानिक है, मतलब मैथमेटिशियन है, ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जो 1652 से 1719 तक जिंदा रहे थे, और इन्होंने ये थ्योरम दी है। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है, हमें केवल ये जो स्टेटमेंट है ये याद रखना है। अब मैं इसको आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि ये कैसे होता है और कब होता है। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ भी समझना होगा क्योंकि आपके स्पष्ट दे रखा है कि ज्योमेट्रिकल और फिजिकल दोनों मीनिंग, तो स्टेटमेंट याद हो गया तो काम नहीं चलेगा, स्टेटमेंट कैसे आया वो समझना जरूरी है, और उसका ज्योमेट्रिकल जो मैं बताऊंगा वो भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको जैसा कि बोल दिया गया है, एफ एक फंक्शन है जो कि क्लोज्ड इंटरवल में, किसमें? क्लोज्ड इंटरवल है दोस्तों। कौन सा क्लोज्ड इंटरवल? ए बी। इसके अंदर ये फंक्शन क्या है दोस्तों? अगर पहली स्टेटमेंट है कंटिन्यूअस है भाई, होना चाहिए, दूसरा है डिफरेंशिएबल है, और तीसरा इक्वल होने चाहिए। तो हमने मान लिया कि ये कंटिन्यूअस है फंक्शन ए से बी में। अब अगर ये कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूटी, सत्यता की एक गुणधर्म है, मैंने आपको लिखवाया है कि वह जिस भी बीच में बाउंड है, यानी ए और बी के बीच में ये कंटिन्यूअस बोल रहा है ना भाई, ये फंक्शन किसमें कंटिन्यूअस बोला गया है, किसमें कंटिन्यूअस बोला गया है? क्लोज इंटरवल ए बी में। अगर इसमें ये कंटिन्यूअस है तो ये जो फंक्शन होगा ये बाउंडेड हो गया, एक तो कि इन दोनों वैल्यू के मध्य ही ये डिफाइंड होगा, इससे बाहर नहीं जा सकता, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आएगी वो भी ये अटेंड किसमें करेगा? ए से बी के मध्य ही अटेंड कर सकता है। तो आप इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो मेरे नोट्स के अनुसार मैं बता दूं क्या लिखना चाहिए आपको वहां पर, प्रूफ अगर हो तो। Since f is continuous in the closed interval closed a to b, therefore by the property of continuity f will be bounded and will attend bounds in a b। मतलब कहने का यही है केवल कि a फंक्शन है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल a से b में, और अगर ये कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी के अनुसार, कंटिन्यूटी के गुणधर्म के अनुसार यह a से b के बीच में क्या होगा दोस्तों? अपना बाउंडेड रहेगा, और इन्हीं दोनों के बीच में इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो आएगी। अब हम मानते हैं कि ये जो फंक्शन है f, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी और एक मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, अब जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है, तो देखो मैक्सिमम को मान लिया कैपिटल M, क्या मान लिया? कैपिटल M, और मिनिमम को मान लिया स्मॉल m वैल्यू है। किसके बीच में? a से b, यही इंटरवल चल रहा है, a से b इंटरवल के मध्य ही। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये जो मैक्सिमम और मिनिमम होंगे ये किसी अलग अलग बिंदु पर होंगे। मान लिया कि ये जो कैपिटल M है ये किसी C बिंदु पर जो a और b के मध्य ही होगा, और ये किसी D बिंदु पर, ये D बिंदु भी a और b के मध्य ही होगा। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं कि f ऑफ c जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो कैपिटल M, और f ऑफ d जो है वो मिनिमम M। ठीक है, अब यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी है, तो यहाँ दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट क्या होगा कि अगर m इज इक्वल टू m हो जाए, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों ही किसी फंक्शन की बराबर भी तो आ सकती है ना, अगर वो कांस्टेंट है तो बराबर ही होती है हमेशा, तो इसलिए बराबर भी हो सकती है। तो हमने मान लिया कि m इज इक्वल टू m। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी x लीजिए, x बिलोंग कहाँ करेगा? मैं लिख देता हूँ साइड में, x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल a से b में। ठीक है,
तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एम इज इक्वल टू एम, ये एक्स जो है इसमें बिलोंग कर रहा है और वहां पर क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इक्वल आ गई है। ठीक है, अब अगर एम और एम इक्वल है और ये तो दोनों क्या है दोस्तों आपके कांस्टेंट है, यानी एक नियतांक है, तो इनका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आएगा, जीरो आएगा या नहीं, जीरो आएगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स की वैल्यू किसके बीच बिलोंग कर रही है, ए से बी के बीच में, तो एक्स इक्वल टू अगर हम सी मान ले तो सी भी तो ए और बी के ही बीच में बिलोंग करेगा। बात समझ में आई, ए और बी बिंदु पर नहीं होगा, क्लोज इंटरवल मतलब ए और बी बिंदु दोनों ये तो हो ही नहीं सकते, जहां पर बाउंडेड है ना वो बिंदु नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को मेरे हिसाब से जो पहला केस है वो समझ आया होगा। ठीक है, क्या करना है, मतलब देखो ये मैं प्रूव करवा रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, एग्जाम में केवल जो काम की चीज थी वो ये स्टेटमेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी भी टाइम है, ये लो मैंने वापस लाया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो स्टेटमेंट लिखवाया है यही काम आएगा, मैं एग्जाम में इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं वो बताऊंगा। पूरा प्रूफ इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, और जो अगर यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो कोई साथ में, तो उनको इसमें हेल्प इसलिए मिलेगी क्योंकि आपका जो पेपर है वो सब्जेक्टिव होता है और वहां पर प्रूफ पूछा जा सकता है। और ये बता दूं कि ये RAS 2006 तक, 2006 और 7 में जब पेपर हुआ करता था, जब आपके पास ऑप्शनल भी रहती थी RAS में भी, तब ये क्वेश्चन पूछा गया है, 6 और 7 दोनों ही बार ये रोलेज थ्योरम पूछी गई है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया, ठीक है सर हमें ये तो समझ आ गया। अब जो दूसरा केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो और ज्यादा मतलब माथा पच्ची का है। केस 2 क्या कहता है कि एम और स्मॉल एम इक्वल है ही नहीं। दूसरा केस कहता है कि भाई पहले केस में तो मान लिया बराबर होंगे, दूसरे में कह रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है, या तो ज्यादा होगा या कम होगा, या ऐसा केस बन रहा है, मतलब इक्वल नहीं है। अब जब इक्वल नहीं है तब ही तो कहानी में ट्विस्ट है। अभी वाली छोटी सी चीज समझाई तो सब समझे होंगे, अरे बस यही रोलेज थ्योरम थी, नहीं भाई अब समझने की बात आती है। तो चलिए अब समझते हैं, आएगी समझ में तो अब भी आ जाएगी। अब यहां पर हमने ये माना है, जो R3 मैंने लिखवाया था आपको, कि फंक्शन की वैल्यू a पर और फंक्शन की वैल्यू b पर इक्वल है। तो मैंने आपको बताया है पहले ही कि इन दोनों में, अब ये जब कंडीशन है तो एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर ए जो आपने अपने लिखे हैं ना, ये देखो ये दोनों इक्वल बोल दिया हमने, तो ये जो एम, कैपिटल एम और स्मॉल एम जो है, इन दोनों में से कम एक तो डिफरेंट होगा ही, एफ और ए या एफ और बी से। भाई ये दोनों जो है यही वाले थोड़ी हो जाएंगे, एक तो कम से कम अलग होगा, है ना, दोनों तो सेम हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है। अब अगर एम स्मॉल एम इक्वल टू एफ ऑफ ए हो गया तो ये एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो जाएगा और एम आ जाएगा, तो एक ही हो सकता है। अब दोनों बराबर हो गए तो एम और एम भी बराबर हो जाएंगे, जो कि पीछे कंडीशन थी। समझ रहे बात को? भाई देखो कहने का मतलब मेरा ये है, जिसको समझ नहीं आ रहा हो, कि स्मॉल एम है उसकी वैल्यू 2 है, और अगर स्मॉल एम की वैल्यू इस एफ ऑफ ए के बराबर हो जाए, किसके बराबर? एफ ऑफ ए के बराबर, तो एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यही तो पॉसिबल है केवल। अब ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि ये दोनों के दोनों जो है एम और एम, ये एफ ऑफ ए बराबर हो जाए एम और कैपिटल एम एफ ऑफ बी के बराबर हो जाए। नहीं हो सकता ना, क्योंकि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों बराबर है। तो फिर वापस कंडीशन क्या आ जाएगी हमारे पास में? वही आ जाएगी कि कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम। ये नहीं हो सकता, लेकिन अभी तो हमने माना है ना, ये देख लो, इसलिए। ठीक है, तो अब अगर ये नहीं हो सकता तो हमने माना कि कैपिटल एम इज इक्वल टू कोई बिंदु था सी, उसके इक्वल आ गया एफ ऑफ सी इज इक्वल टू कैपिटल एम। अब ये एफ ऑफ सी जो है ये नॉट इक्वल होगा किसके? एफ ऑफ ए के और एफ ऑफ बी के। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। और सी जो है वो किस में बिलोंग करेगा? वो आपको पता ही है, ए और बी में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है ए और बी में, ये आपको पता ही है। पीछे वाली कंडीशन जो तीनों हैं वो याद हो गई होगी। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ऑफ ए बी, तो ये डिफरेंशिएबल है। तो यहां पर अब अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये फिक्स हो गया है
कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट यानी अवकलन एग्जिस्ट एट अ पॉइंट सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जो बिंदु होगा इनके बीच में वहां पर भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तो एफ ऑफ सी जो है वो डिफरेंशिएबल होगा डिफरेंशिएबल। अब अगर वो डिफरेंशिएबल है तो यहाँ पर डेरिवेटिव निकालने की मैंने आपको तरकीब बताई रखी है। हम निकालेंगे एक लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव और एक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम दोनों निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी, एंड सेकेंड कंडीशन लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना मैंने आपको पीछे बता चुका हूं, इसलिए आपको यहाँ पता होगा। तो मैंने सी बिंदु के ऊपर एफ ऑफ सी के जो आपका फंक्शन है उसके डेरिवेटिव निकाले। अब आपको पता है कि अगर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो ये दोनों इक्वल किसके होंगे, एफ डैश सी के। किसके इक्वल होंगे, एफ डैश सी के। अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो डेरिवेटिव दोनों जो है इक्वल होंगे एफ डैश सी पर। ठीक है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, मैंने बताया है ना, पीछे की वीडियो जिसने देखी उसको पता है। अब एफ ऑफ सी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ये जो हम निकाल रहे हैं ये एफ ऑफ सी क्या है भाई, मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैंने बोला ही है कि ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। अब अगर ये मैक्सिमम है तो ये आपको ऑब्वियस समझ में आ चुका होगा कि C प्लस एच करें तब भी एफ सी ही बड़ा रहेगा, क्योंकि ये तो मैक्सिमम है। मैक्सिमम से तो सब नीचे ही रहने वाले, चाहे कुछ भी जोड़ो घटाओ। और एफ ऑफ सी माइनस एच भी करें तो भी एफ ऑफ सी ही मैक्सिमम रहेगा। एफ ऑफ सी तो बड़ा ही रहेगा, ये बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि ये मैक्सिमम है। और मैक्सिमम तो देखो भाई, परिवार में अगर दादाजी है तो पापा भले 5 साल बड़े भी हो जाए फिर भी दादाजी तो बड़े ही रहने हैं ना, दादाजी थोड़ी 5 साल छोटे होने, दादाजी तो दादाजी ही रहने। ठीक है, यही बात यहाँ समझाई जा रही है कि एफ ऑफ सी है वो बड़ा है, सबसे बड़ा है, वो बड़ा ही रहेगा। अब चाहे उससे छोटे वाले में 5 और बढ़ा दो, 5 और बढ़ा दो, नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे तो छोटा ही रहेगा बड़े से। तो अगर उससे छोटा है तो अब हम निकाल रहे हैं दोस्तों, ये जो राइट हैंड डेरिवेटिव था इसकी बात कर रहे हैं अब हम स्पेशली। ठीक है, अब हम पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, इसकी वैल्यू। अभी तक हमने सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव लिखा है, अब इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम। तो इसकी वैल्यू आपको पता ही होगा कि हम क्या करते थे, x इज इक्वल टू सी प्लस एच पुट कर देंगे तो वो बन करके आ जाएगा h टेंडिंग टू 0, और यहाँ हो जाएगा f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में c प्लस एच माइनस सी, तो h c से c कट जाएगा तो ये आ गया h, और ये जो है दोस्तों क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ये कैसे हुआ तो मैं बता देता हूँ, मैंने कुछ नहीं करा, x बराबर c प्लस एच रखा है और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, इसमें जैसे ही x प्लस सी रखोगे ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। फिर आया हमारे पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसमें भी वही करना है, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, x बराबर c माइनस एच पुट करते हैं, यही तो अंतर था, c माइनस एच पुट करते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे तब भी क्या होगा, h टेंडिंग टू तो 0 ही रहेगा, और ये हो जाएगा c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन में माइनस का h। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका ग्रेटर देन 0। क्यों ग्रेटर देन 0 है, देखो मैं बता रहा हूँ, एफ ऑफ सी माइनस एच, एच टेंडिंग टू 0 है, क्या बनेगा, ये 0 एक्स को आप यहाँ 0 पुट करोगे, ठीक है, तो बनेगा एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी अपन 0/0 फॉर्म बनेगी, और 0/0 फॉर्म जो है वो तो डिफाइंड होती नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप
ऊपर वाले कॉन्सेप्ट यूज करोगे। कौन से? ये वाले कॉन्सेप्ट जो ये लिखा है ना, ये वाला देखो, एफ ऑफ सी प्लस एच ग्रेट लेस देन है एफ सी से। अगर इस एफ सी को इधर लाया जाए तो क्या बनेगा? एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, लेकिन ये लेस देन जीरो ही रहेगा। अब अगर ये लेस देन जीरो है, ये नीचे वाला पॉजिटिव है, तो लेस देन जीरो हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए तो लिखा है लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऊपर वाला जीरो भी तो हो सकता है और नीचे वाले में भी यही है। ये इसको इस तरफ लाओगे तो ये आएगा लेस देन इक्वल टू जीरो, लेकिन ये लेस देन जीरो है और नीचे नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा तो बन जाएगा पॉजिटिव, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एक अजीब कंडीशन आ रही है। आप देख रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू जीरो है, यानी इक्वल जीरो होगा या फिर नेगेटिव संख्या होगी। लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है? ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जीरो से बड़ी होगी या जीरो होगी। और मैंने आपको पीछे बताया है कि किसी भी संख्या का डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो ये फिक्स है कि उसकी जो वैल्यू है वो वहां पर इक्वल होगी। तो अब आर एच डी यानी राइट हैंड डेरिवेटिव और एल एच डी यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों अगर इक्वल होंगे तो ये फिक्स हो गया कि एफ डैश सी की वैल्यू जीरो ही पॉसिबल है, यानी इसके जो डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो हो तो ही ये दोनों बराबर हो सकते हैं, बाकी ये कभी बराबर हो ही नहीं सकते। यही थी आपकी रोलेस थ्योरम। ये प्रूव करना मैंने सिखाया, प्रूव करना आपके काम नहीं आएगा, मैं अभी भी कह रहा हूं, ये केवल समझाने के लिए है मेरे हिसाब से और आपको डाउट क्लियर करने के लिए। आपको केवल जो याद रखना है वो ये स्टेटमेंट याद रखना है। मैं वापस बता रहा हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं करवाऊंगा, नो टेंशन रहिए अभी। ठीक है, मैंने बता दिया रोलेस थ्योरम क्या कहती है। कोई भी फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल ए से बी में डिफाइंड है और वह कंटिन्यूअस भी हो क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में, और दोनों की वैल्यू जो फाइनल पॉइंट है ए और बी उन पे अगर इक्वल आ जाए, तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य एक ऐसा बिंदु जरूर होगा जहां पर उनका डेरिवेटिव जीरो हो रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इससे सर, और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं बताया सर आपने? भाई सब बताएंगे, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन भी बताएंगे, सब चीजें बताई जाएगी, कोई टेंशन नहीं लेना है। फिर इसकी एक अदर फॉर्म और होती है, अनदर फॉर्म, जो कि आपके रोलेस थ्योरम में आपको आगे काम आएगी, और इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, सब चीजें बताई जाएगी। केवल धैर्य बनाए रखना होगा और आज जो पढ़ाया इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज करना, और जो ये स्टेटमेंट दिया है ये इसको लिख लेना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं अब छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को क्या है कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज हमने रोलेस थ्योरम पढ़ ली, अब इससे जो कल क्वेश्चन है वो करवा दूंगा, फिर हम पढ़ेंगे इसकी अनदर फॉर्म, फिर हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल, क्योंकि बाद में ही ज्योमेट्रिकल समझ आता है, फिर हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक वाला, फिर हमारी ये पूरी हो जाएगी। मतलब 5-4 लेक्चर होंगे, मतलब मुश्किल से 1 घंटे का टॉपिक है तो 20-20 मिनट की भी तो 80 मिनट मान के चलो। फिर हम पढ़ेंगे लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, फिर आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट। तो फिर आपकी रहेगी स्टैटिक्स में भी कुछ 2-4 टॉपिक, वो मैंने आपको बताए हैं कहाँ से कवर करने। अगर मेरे पास अब टाइम रहता है थोड़ा तो मैं अब वापस से करवा दूंगा। ठीक है, नो टेंशन रहिएगा, आपके एग्जाम से पहले रोलेस और लेग्रांजेस जो मैंने बोला था वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और एक खास बात दोस्तों आप लोगों के लिए कि आज मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, जरूर देखिएगा कि मैं तैयार हूं, अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये एक बढ़िया सॉन्ग है दोस्तों जो कि उज्जवल पाटनी सर के द्वारा गाया गया है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। आप सुनिएगा, आपके अंदर एक रगों में खून खोल उठेगा। और आपको बता दूं उसका मैंने जो थंबनेल भी है ना वो इसीलिए लगाया है कि ठानना तो पड़ेगा, अगर ठानोगे नहीं तो चौकरी और नौकरी कुछ नहीं मिलेगा, और ठानोगे तो दोनों मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।